हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है कूलम्स लॉ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि चार्ज होते क्या है और चार्ज को कैसे क्वांटाइज किया गया, है ना, वो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन लग रही हैं उसको बताता है। तो इट इज अ फंडामेंटल फोर्स, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द फंडामेंटल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आइए शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। सो बेसिकली इसको जो बताने वाले थे वो कूलम उनका नाम था, है ना, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, है ना। इन्होंने 1785 में इस लॉ को एस्टेब्लिश किया। लगभग लगभग न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आसपास की बात है, थोड़ा आसपास तो नहीं है, मतलब काफी टाइम है इसमें लेकिन उनसे ही प्रेरित है ये, ठीक है ना। वहां पर वो जो बात कर रहे थे वो ग्रेविटेशन के पर्सपेक्टिव से कर रहे थे, और इन्होंने जो बात करी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पर्सपेक्टिव से करी हुई है, ठीक है। लॉ दोनों में ही जो लॉज हैं वो एक इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज इनवर्स स्क्वायर रूल। ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा इसको, है ना, कैसे आएगा क्या आएगा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स बताते हैं जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता हुआ है, जो कि न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसा ही है और उससे प्रेरित भी है, ठीक है। आप इससे ऐसा समझ सकते हो। तो लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। अगर ये चीज आपने नहीं जानते हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, जहां पे मैंने दो चार्जेस के बारे में बताया था कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों ही फोर्सेस ये हो सकती है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो केवल अट्रैक्टिव फोर्स थी। ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जो होती है ये पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइंड है ना। कूलम्स लॉ इज ओनली डिफाइंड फॉर द पॉइंट चार्जेस। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है, आप ऐसे कह सकते हो कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए कूलम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम अदर लॉज उसमें लेके आते हैं, वो आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कोर प्रिंसिपल है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग कि बोलना क्या चाह रहे हैं अभी, है ना। जैसे हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज बॉडीज हैं। लेट्स से इसके पास है चार्ज प्लस Q1 एंड लेस से एक और चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज है प्लस Q2। आप एक प्लस एक माइनस भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर ये प्लस चार्ज है ये भी प्लस चार्ज है तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा। पहली बात तो इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। लेट से हम उस डिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो चार्ज है, चार्ज 2, चार्ज 1 को कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करेगा, और वो फोर्स कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, बताइए। अगर आप देखो दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं तो जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होगी, दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो यानी कि ये जो फोर्स है, एक फोर्स जो है 2 जो 1 को दे रहा है, वो कुछ इस तरीके से इसको रिपेल करती हुई फोर्स लगाएगी। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और दूसरी फोर्स 1 2 को देगा जो कि इधर की तरफ लग रही है, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, ठीक है। तो ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है। इक्वल एंड ऑपोजिट यानी कि यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 1, है ना, लेकिन ये माइनस साइन के साथ हो, ठीक है। वेक्टर हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं हम लोग, है ना। ऑलरेडी डायरेक्शंस को बता दिया है इन्होंने, है ना। ये मैग्नीट्यूड बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम रहेंगे। चलो वेक्टर लगाई दो, है ना, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों का जो वैल्यू है, हमने कहा कि इसको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बराबर मान लेंगे। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई गई टू द मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताई गई टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है जी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करूं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, और मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर Q1 एंड Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड्स हैं ये।
तो यहां से हमारा ये जो फोर्स निकल के आता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको Fe से भी कई बार डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है जी। Fe से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यहां पर जो K है, K को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कहेंगे ही, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। ये नाम हमको याद रखना है। तो K जो है ये दोनों ही अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों होंगे, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, है ना। टू पॉजिटिव या टू नेगेटिव चार्जेस ये पुश अवे कर रहे होंगे, और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग एक तरीके से देख भी सकते हैं, जैसे होगा क्या, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, लेट से ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये वाला नेगेटिव क्यू चार्ज है, इस बस को नेगेटिव मान लेते हैं। ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये 2 इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट। तो ये जो फोर्स लगेगी ये कुछ इस तरीके से लगेगी, F और 1 ड्यू टू 2। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को भी खींचेगा, तो यानी कि ये भी फोर्स जो लगेगी ये भी लगेगी F ऑन 2 ड्यू टू। अगर आप ध्यान से यहां पर भी देखें तो ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जो कूलम्स फोर्स होगी वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगी? बिल्कुल सही बात है कि कूलम्स फोर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी। एक अगर लेफ्ट में लग रही है तो दूसरी राइट में लगेगी, एक अगर अपवर्ड लग रही है तो दूसरी डाउनवर्ड लगेगी, ठीक है। और ये फॉलो कर रहा होगा इसीलिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो रिएक्शंस हैं वो दोनों ऑपोजिट बॉडीज में लग रही है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है भाई। तो ये हमारा कूलम्स का लॉ है। अब इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, K Q1 Q2, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं प्लस माइनस। देखो आपके पास कई सारे चार्जेस ऐसे आएंगे कि दो चार्ज रखे हुए हैं, एक +10 माइक्रोकूलम है, एक -5 है, तो हमको माइनस प्लस में नहीं फंसना, हमको केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड ही वहां पे रखना है, बस इतना सिंपल सा हमको ध्यान में रखना है। तो ये जो इक्वेशन है ये कैलकुलेट कर रही है एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज बीइंग इंटरेक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, है ना। दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या क्या बता रहे हैं, कितनी फोर्स में बता रहे हैं। तो फोर्स हमेशा न्यूटन में आएगी, Q1 Q2 हमेशा कूलम्स में लिए जाएंगे। R यानी कि जो डिस्टेंस है वो मीटर में कैलकुलेट होगा, और K इज द कूलम्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, है ना। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं और कूलम्स कांस्टेंट। दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है भाई। ये हमारी वैल्यूज है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स कांस्टेंट होता है, क्या इसकी वैल्यू क्या है, और क्या ये किसी मीडियम पे डिपेंड करता है कि नहीं। क्योंकि फोर्सेस जो चार्जेस के बीच में लग रही है ना, वो चार्ज किसी ना किसी मीडियम में रखी होती है। तो ये मीडियम पर भी डिपेंडेंसी होती है कि वो उनको कितना अलाउ करेगा इंटरेक्शन करने के लिए। तो ये बात समझ, जैसे मैं हूं और मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, तो हमारे बीच में जो चीज है, वो जो मीडियम है वो भी तो डिसाइड करेगा ना भाई कितना खिंचाव हम लोग लगा सकते हैं। तो मीडियम हमेशा मैटर करता है। इसलिए जो कांस्टेंट है, जो K की वैल्यू है, और ये एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि ये जो K है ना, ये स्मॉल k है। स्मॉल k हमारा होता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर मैंने यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए, तो मैंने यहाँ पे ये बनाया भी हुआ है स्मॉल k, है ना। तो स्मॉल k है ये, आगे कैपिटल K आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन के, उसको जब आएगा तब आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। आगे की वीडियोस में उसको भी कवर करेंगे। तो ये जो K है फॉर एयर, इसकी वैल्यू होती है 8.987 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। देखिए होता क्या है कि ये जो K की वैल्यू है, ये K की वैल्यू बताई जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो होता है इसको कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिटिविटी का मतलब होता है कि जो भी मीडियम जिसमें ये चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं,
वो मीडियम कितना अलाउ कर रहा है उन चार्ज पार्टिकल्स को इंटरेक्ट करने के लिए। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू अलाउ द चार्ज पार्टिकल to interact with each other with each other। कितना अलाउ करेगा, है ना? जैसे ये जितना जितना उसके बीच में, है ना, उसके बीच में जितना हिंड्रेंस डालेगा तो परमिटिविटी उतनी ही कम हो जाएगी, है ना? जितनी कम हिंड्रेंस होगी परमिटिविटी उतनी कम होगी, यानी कि परमिट वो ज्यादा करेगा उसको, है ना? तो यानी कि यहां से एक चीज आती है कि भाई सबसे एब्सोल्यूट मीडियम कौन होगा। तो एब्सोल्यूट मीडियम होता है एयर। एब्सोल्यूट मीडियम इज एयर। वैक्यूम, है ना, इसको हम लोग वैक्यूम भी बोलते हैं। वैसे एयर और वैक्यूम दोनों अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग फ्री स्पेस भी बोलते हैं, फ्री स्पेस। इन सारे मीडियम्स के लिए जो एप्सिलॉन है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन नॉट से। तो फॉर एयर द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज द मिनिमम परमिटिविटी, यानी कि ये खुद सबसे कम हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन टू चार्जेस की। सबसे बेटर इंटरेक्ट, आप इसे सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो कि दो चार्जेस सबसे बेटर जो इंटरेक्ट, सबसे बेस्ट जो इंटरेक्शन रखेंगे वो एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखेंगे, मिनिमम परमिटिविटी। तो यानी कि फॉर एयर जो के होगा, फॉर एयर जो के होगा ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम। ठीक है जी। और मैक्सिमम कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये जो परमिटिविटी है फॉर एयर, ये भी जान दीजिए। फॉर एयर, है ना, फॉर एयर दिस परमिटिविटी फॉर एयर इज कम्स आउट टू बी 8.87 या 8.85 भी लिख सकते हो आप इसको, 10⁻⁻12, है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। शायद ये मेरे वीडियो से छुप रहा है, मैं इसको यहां लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूं, है ना। इसको यहां पे लिख देते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.87 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 8.85 कर दो चलो, -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो यूनिट्स मैं लिख रहा हूं ये कहां से आ रही है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। यूनिट ऑफ स्मॉल के, यूनिट ऑफ स्मॉल के कैसे आएगी? देखिए, हमने कहा कि जो फोर्स है, जो कूलम्स फोर्स है वो कैसी है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। अगर मैं इस के की वैल्यू निकालूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F × R² डिवाइड बाय Q1 × Q2। तो यहां पे अगर मैं यूनिट्स लगाऊंगा, यूनिट्स कैसे लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन, फोर्स विल बी मेजर्ड इन न्यूटन, दिस आर इज इन मीटर, सो दिस इज मीटर स्क्वायर अपॉन दिस इज कूलम इनटू दिस इज। सो ये जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ के। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ के। इसकी आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो सेम इसी तरीके से। डायमेंशंस क्या है, कैसे निकालोगे आप इसको? डायमेंशंस ऑफ के, तो डायमेंशन के लिए क्या है? न्यूटन। न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है? mL/T-2, यही तो डायमेंशन होती है ना। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो mL/T-2 होता है। ठीक है, mL/T-2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L2। अच्छा, कूलम, कूलम जो है
क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है, कूलम होता है I इंटू टी, दैट इज एम्पियर इंटू टाइम। सो इसको हम लोग लिखेंगे एम्पियर इंटू टाइम का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ml3, ये a2 है तो ऊपर जाएगा तो a-2 हो जाएगा, और t-2, t ऊपर जाके ये भी -2 हो जाएगा तो t-4। तो ये हमारी k की डायमेंशन ml3 a-2 t-। ठीक। इसके अलावा जो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आती है वो भी इसी से निकल आती है, क्योंकि के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 1 और 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, तो इसकी जो यूनिट होगी एप्सिलॉन नॉट की, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी फॉर एयर, वैक्यूम या फिर फ्रीज, जिसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो के होता है, के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, एंड फॉर एयर इस के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ मीटर पर 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसी और मीडियम के लिए के डिफरेंट होगा, किसी और मीडियम के लिए परमिटिविटी डिफरेंट होगी। अगर कोई और मीडियम आता है तो आपको परमिटिविटी या तो गिवन होगी, नहीं तो रिलेटिव परमिटिविटी गिवन। अभी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, आगे आने वाली वीडियोस में इसको भी कवर करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आपको पढ़ाएंगे तब। ठीक है, ये जो फोर्स होती है, अगर आप ध्यान दो, फोर्स क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ की तरह। यानी कि अगर मैं इस रेडियस को डबल करता हूं तो ये जो फोर्स है ये 4 टाइम्स गिरती है, 1/4 हो जाती है। अगर ये ट्रिपल होती है तो ये 1/9 गिरेगी। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये अगर रेडियस 1 आर पे ये इतनी है, तो एकदम 2 आर पे ये बहुत ज्यादा गिरेगी, 3 आर पे फिर ये और ज्यादा गिरेगी, फिर ये और ज्यादा गिरेगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा इसका ग्राफ होता है, इनवर्स स्क्वायर रूल, है ना, कुछ ऐसे, लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये हमारा आर है, तो ये फोर्स एकदम से गिरता है, बहुत ही स्टीप स्टीप तो नहीं कहोगे, लेकिन ये इस तरीके से कर्व बनाता हुआ। क्लियर है? तो ये हमारा कूलम्स लॉ था। इसका एक वेक्टर फॉर्म भी आता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, और इसके अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स करने से पहले इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताना है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताना है। उसके बाद फिर हम लोग कूलम्स लॉ के कई सारे न्यूमेरिकल्स अलग अलग वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।